Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, पार्ट 8 है। मैंने आपको प्लेस करवा दिए थे लास्ट टाइम। अब ये जो पोएम्स की हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की, और ये क्रोनोलॉजी में नहीं है। अगर आपको याद करनी है तो आप ईयर्स मैंने लिख दिए हैं, आप वहीं कहीं ऐड कर सकते हो जहाँ पे आपने बाकी लिखा है, लेकिन ये मैं अलग से करवाना चाहती थी क्योंकि ये डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेट्स भी याद होनी चाहिए। 1593 में लिखी वीनस एंड एडोनिस, और उसके बाद द रेप ऑफ लुक्रीस लिखी। इसकी मैंने डेट नहीं लिखी है। ठीक है, 1594 है। जो वीनस एंड एडोनिस है, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? वीनस एक गॉडेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको द अरेनमेंट ऑफ पेरिस, जो कि जॉर्ज पील का वर्क यूनिवर्सिटी विट्स के टाइम पे करवाया था, वहाँ पे बात की थी द अरेनमेंट ऑफ पेरिस में। फिर मैंने आपको वीनस और कहाँ पढ़ाई है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, पर अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखना, ठीक है? तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, कुछ मेरा जो मैं करवा रही हूँ वो किसी काम आ रहा है, किसी को हेल्प हो रही है, कोई किसी को समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये वीनस, मेरा कहने का मतलब था कि ये गॉडेस हैं, और ये वही वाली गॉडेस हैं जिन्होंने पेरिस को बोला था कि उन्हें द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन अर्थ मिलेंगी, जो कि हेलेन होती हैं, और जिसकी वजह से फिर ट्रॉय वाला वॉर भी होता है ना? तो वीनस एंड एडोनिस इज अबाउट हाउ वीनस शी रियली लाइक्स एडोनिस। ठीक है, लेकिन एडोनिस को हंटिंग पसंद है, वो वीनस में उतने इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, सो इससे स्टार्ट होती है ये पोएम। इवन एज द सन विद पर्पल कलर्ड फेस हैज़ टेकन, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये अपोस्ट्रोफी हो मतलब किसी लेटर का ये रिप्लेसमेंट है, हैज़ हैड टेकन हिज लास्ट लीव ऑफ द वीपिंग मॉर्न, rose cheeked Adonis tried him to the chase. Hunting he loved, but love he laughed to scorn. Sick thoughted Venus makes a man unto him, and like a bold faced suitor begins to woo him. ठीक है, तो वीनस वू करना चाह रही हैं किसको? एडोनिस को, जिनको क्या पसंद है? हंटिंग। ठीक है, जब वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है, ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम क्या होती है? मतलब ये तो जब आपको टर्म पता होगी तो मुझे आपको बताना भी नहीं पड़ेगा कि ये पोएम नैरेटिव है या नहीं है। आपको जब बेसिक क्रक्स पता होगा आपको लग जाएगा पता कि नैरेटिव है कि नहीं। अभी स्टोरी शुरू हो गई, देखो वीनस और एडोनिस के बारे में नरेशन है, कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, राइट? ऐसी भी पोएम्स होती हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं और पूरा पोएम उस चीज़ के डिस्क्रिप्शन में ही होती है। जैसे ओड टू द नाइटिंगेल है बाय जॉन कीट्स। नाइटिंगेल के बारे में बोल रहे हैं, अपने आसपास थोड़ा सा वो बता रहे हैं क्या है क्या नहीं, स्टोरी नहीं है। ठीक है, या फिर और कोई पोएम हमने अभी तक पढ़ी है? अभी तक तो आई थिंक वैसे नैरेटिव पोएम, चलो मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर नैरेटिव पोएम मतलब जिसमें स्टोरी चली हुई है। ठीक है, कोई स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पे वीनस इज वूइंग एडोनिस हु लव्स हंटिंग। होता क्या है कि एडोनिस हंटिंग पे निकले हुए होते हैं जब वीनस को एक विजन आता है कि एक वाइल्ड बोर ने एडोनिस को मार दिया है। वो एडोनिस को रोकती भी है, पर एडोनिस नहीं रुकते हैं, अल्टीमेटली एडोनिस जो है वो मर जाते हैं। और वीनस बहुत दुखी हो जाती हैं जब एडोनिस मरते हैं। और देन शी गोज़ टू पैफोस। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे वीनस रहती हैं, पैफोस। एंड वहाँ पे वो अपने आप को एक तरीके से बंद कर लेती हैं उस जगह पे। तो ये इसका एंडिंग है पोएम का। होल्डिंग देयर कोर्स टू पैफोस वेयर देयर क्वीन मीन्स टू इम्योर हरसेल्फ एंड नॉट बी सीन। वीनस डज नॉट वॉन्ट टू बी सीन, शी वॉन्ट्स टू बी सेक्लूडेड, है ना? कि दुख में है वो एडनिस, बिकॉज एडनिस डाइड। और इस पोएम में ऐसा भी है कि जब एडनिस मरते हैं तो वीनस एक तरह से एक चीज़ डिक्लेयर करती हैं कि लव आज के बाद विल बी फुल ऑफ फ्रॉड,
डाउट, है ना, मतलब लव को वो सप्लाई कर देती हैं विद अदर नॉट सो पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, तो उसमें फ्रॉड एक होता है, डाउट। तो जब एडेनिस मर जाते हैं तो वीनस क्या करती हैं, वो एक तरह से एक चीज़ बोलती हैं कि अब जो लव होगा दैट विल बी फुल ऑफ फ्रॉड। तो एक चीज़ से वो मतलब कि आज से जो लव हुआ करेगा दैट विल बी फुल ऑफ फ्रॉड एंड फॉल्स, उसमें झूठ भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ वो बोलती हैं। ये जो पोएम है ये डेडिकेटेड है टू हेनरी रियोस्थले। ही वॉज द अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन। अब आपको आई होप ये रैंक्स क्लियर हो गए हों। किंग होते हैं, फिर ड्यूक होते हैं, फिर मार्क्विस होते हैं, अर्ल होते हैं। अर्ल ऑफ ग्लूस्टर बताए थे मैंने आपको, कहाँ बताए थे, कौन से प्ले में? अर्ल ऑफ ग्लूस्टर, जिनके दो बेटे होते हैं, एडगर एंड एडमंड। कौन सा वर्क था? किंग लियर। ठीक है, तो याद रखना, पिछले वाला भूलना नहीं। तो ये डेडिकेटेड है टू हेनरी रियोस्थले हु इज़ द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, अच्छा, ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1592, अच्छा उससे पहले आपको क्या लगता है कि शेक्सपियर जो इतना प्लेज लिखते थे, इतने डेडिकेशन से प्लेज लिखते थे कि वो उनको रिटन में इतने अच्छे से लिखते भी नहीं थे, रफली अपना प्ले का एक जो उन्होंने डायलॉग्स वगैरह लिखने होते थे वो लिखते थे। बाद में उनके दो दोस्त थे जिन्होंने वो कंपाइल किए फर्स्ट फोलियो में, है ना। तो एक ऐसा राइटर जो परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान देते हैं, उन्होंने पोएम कैसे लिखी, क्यों लिखी? इस टाइम पे ब्यूबोनिक प्लेग आ गया था ब्रिटेन में, ब्यूबोनिक प्लेग, जिसमें बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो जब प्लेग वगैरह आती है, एक एपिडेमिक है प्लेग भी, तो जब भी ऐसी कोई डिजीज़ आती है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही होती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? क्राउडेड एरियाज़ को वो किया जाता है, किस तरीके क्राउड इकट्ठा ना हो, है ना, ऐसा किया जाता है। इस तरीके से चीज़ें अरेंज की जाती हैं। जब कोविड आया था तब भी ये हुआ था ना कि क्राउडेड नहीं करते थे, वो डिस्टेंसिंग शुरू हो गई थी, राइट। तो ब्यूबोनिक प्लेग में भी जो थिएटर्स थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि थिएटर्स में क्राउड होता था तो क्राउड में प्लेग फैलने के चांसेस थे, तो इसीलिए वो बंद हो गए थे। तो उस टाइम पे शेक्सपियर ने पोएम लिखना शुरू करी थी। तो वीनस एंड एडनेस उन्होंने लिखी 1593 में, और अगली है द रेप ऑफ लूक्रीस जो उन्होंने लिखी 1594 में। अब द रेप ऑफ लूक्रीस टाइटल है, लूक्रीस का रेप हुआ है मतलब, एंड हु इज़ द रेपिस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो है टार्क्विन, टार्क्विन इज़ द रेपिस्ट। ठीक है, जो ये पोएम स्टार्ट होती है ये भी हेनरी रियोस्थले को डेडिकेटेड है। एंड इसमें एक आर्ग्यूमेंट भी है, इस पोएम में एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलता है। तो वो इज़ नॉट अ पोएम, इट्स लाइक एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो पोएम की है, मतलब स्टार्टिंग की लाइन है, फ्रॉम द बिसीज्ड आर्डिया ऑल इन पोस्ट born by the trustless wings of false desire, lust breathed Torquin leaves the Roman host and to Colatium bears the lightless fire। कोलेशियम जो है वो टार्क्विन का, मतलब ये दोनों सोल्जर्स होते हैं रोमन आर्मी में। ठीक है, और कोलेशियम की वाइफ होती हैं लूक्रीस, और कोलेशियम ने टार्क्विन को बताया होता है कि लूक्रीस कितनी अच्छी हैं, कितनी ब्यूटीफुल हैं। एंड देन टार्क्विन जाते हैं एंड ही रेप्स लूक्रीस, और वो बोलते हैं लूक्रीस को कि वो किसी को बताएंगी नहीं, और अगर वो बताएंगी तो टार्क्विन उन्हें मार देंगे। तो वो एक तरह से उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो लूक्रीस नहीं बताती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कोलेशियम को बता देती हैं कि उनका रेप हुआ है, पर अभी भी वो ये नहीं बता रही होती कि किसने किया है। पर जब वो बता देती हैं कि टार्क्विन ने किया है तो वो अपने आप को मार भी लेती हैं, शी कमिट्स सुसाइड ऑल्सो। तो जैसे ही बता देती हैं देन शी कमिट्स सुसाइड। अब देखो, अच्छा पहले तो लास्ट लाइन देखो इस पोएम की, द रोमन्स प्लॉजिबली डिड गिव कंसेंट टू टार्क्विन्स एवरलास्टिंग बैनिशमेंट। फिर रोमन्स ने टार्क्विन्स को बैनिश कर दिया, निकाल दिया, है ना, क्योंकि उसने जो किया था।
ऐसे एंड होता है। अब इसमें एक चीज़ देखो, रोमन्स, फिर से रोमन्स की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप हिंट ले लो कि प्ले का बैकग्राउंड क्या होगा, सॉरी अपना पोएम का बैकग्राउंड क्या होगा। और इंटरेस्टिंगली इसमें ब्रूटस भी एक कैरेक्टर है, एंड ब्रूटस इज़ अ फ्रेंड ऑफ कोलेशियम, ठीक है। ब्रूटस पहले कहाँ पढ़े थे हमने, जूलियस सीजर में, और यहाँ पे भी है, ठीक है। सो दैट इज़ द रेप ऑफ लूक्रिस। अब आ जाते हैं शेक्सपियर के सोनेट्स पे। जो फर्स्ट से जो फर्स्ट से 126 तक हैं, दे हैव बीन डेडिकेटेड टू समबडी कॉल्ड फेयर यूथ। अब क्योंकि वो फेयर यूथ को डेडिकेटेड हैं, तो इस मतलब ऐसे एस्टिमेट किया जाता है कि वो, मैंने आगे नाम लिखा होगा, अरे अच्छा यहाँ जो है हेनरी रियोस्थले, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, ठीक है। तो फेयर यूथ उनको कंसिडर किया जाता है कि शेक्सपियर के पोएम सोनेट्स में फेयर यूथ हेनरी रियोस्थले होंगे। अच्छा सोनेट्स बात करें, सोनेट क्या होता है, होप आपको याद होगा। ऑक्टेट एंड सेस्टेट बताया था ना मैंने आपको, 14 लाइनों का होता है, 8+6, ठीक है। 8 इज़ ऑक्टेट एंड सेस्टेट मतलब 6, ठीक है। तो 1 से 26 हो गया आपका फेयर यूथ के लिए डेडिकेटेड, एंड 127 से 152 डार्क लेडी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। जो सोनेट्स हैं दे वर प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्प, एंड शॉर्टेस्ट सोनेट क्या है ये आप बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा देख लेना, कहीं लिखा है थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, आप देखना अगर आप कर सकते होंगे शॉर्टेस्ट सोनेट पता, तो आप लिखिएगा और कमेंट्स में भी मुझे बताना, ठीक है। सोनेट्स में ना एक अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स आपने कभी अपनी बुक्स देखी होंगी तो लास्ट में एक अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स के फॉर्म में सोनेट में अ लवर्स कंप्लेंट है, ये एक पोएम है अ लवर्स कंप्लेंट। ये एक नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव में आपको बता चुकी हूँ, जो एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। अ लवर्स कंप्लेंट शेक्सपियर की एक ये फेमस पोएम है द फीनिक्स एंड द टर्टल। फीनिक्स आपको पता होगा एक ऐसा क्रीचर होता है जो डेथ के बाद फिर से लाइफ मतलब इट कम्स बैक टू लाइफ, वो फिर से ज़िंदा हो जाता है, ठीक है। इसमें फीनिक्स जो है वो भी बर्ड है, और टर्टल जो है वो भी बर्ड है। इट्स नॉट लाइक द टर्टल, इट्स द बर्ड, जिसका पूरा नाम जो है वो है टर्टल डव, ठीक है। सो द फीनिक्स एंड द टर्टल। मोस्टली शेक्सपियर जिस मीटर में लिखते थे वो था आयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। इसमें आपको देखो कोशिश करना वैसे याद हो जाए, पर चलो मतलब बाद के लिए छोड़ देना, अगर मतलब सब कुछ हो जाए तब करना सोनेट के नंबर्स याद, लेकिन ये ज़रूर याद करना, जैसे ऐसा आ सकता है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज़, ठीक है। पूछ सकते हैं कि ये सोनेट किसने लिखा है, ये क्योंकि फर्स्ट नंबर का सोनेट है, मैंने आपको बताया ना 1 से 126 फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, एंड 127 से 152 डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। तो इनमें जो फर्स्ट सोनेट है दैट इज़ फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज़। फिर 18th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ठीक है। क्या मैं आपको कंपेयर करूँ एक समर के दिन, समर यू नो व्हेन थिंग्स आर ऑल हैप्पी हैप्पी, ठीक है, समर्स डे। 130 माई मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, ठीक है। 152 आई इन लविंग दी दाउ नोएस्ट आई एम फोरसोन, फोरसोन रिजेक्टेड, फोरसोन लाइक गिवन अप, ठीक है, गिवन अप, आई एम गिवन अप। इन लविंग दी दाउ नोएस्ट आई एम फोरसोन, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ याद कर लेना इनको। और स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका। सेनेका कौन है? सेनेका एंशियंट रोम में एक ऐसे राइटर थे जिनका इन्फ्लुएंस देखा गया है एलिजाबेथन ट्रेजेडीज़ में, स्पेशली वो वाली ट्रेजेडीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है ना, रिवेंज होती है, तो वो चीज़ सेनेका से इंस्पायर्ड है।
तो शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका। स्टोइसिज्म क्या होता है? जब स्टोइसिज्म होता है एक ऐसी क्वालिटी, चाहे जो मर्जी हो रहा हो लाइफ में, है ना, पर आप फिर भी खड़े रहते हैं एकदम, मतलब आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्टोइक हैं, ठीक है। शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका लिखा किसने? टी.एस. एलियट। थिएटरम मंडी, द ग्रेट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड। मिसेस नेल क्विकली जो हैं, ये कैरेक्टर हैं इन हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5 एंड द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ठीक है। कई बार ऐसे सवाल ना आ जाते हैं नेट में, तो पर्टिकुलरली मुझे नहीं याद आ रहा है, पर ये सवाल ना इंटरेस्टिंग होता है। कोई कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा हो किसी वर्क में, किन्हीं वर्क्स में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फॉलस्टाफ पे क्वेश्चन आता है, मुझे ये नहीं याद आ रहा कि नेट में आता है कि नहीं आता है, लेकिन फॉलस्टाफ पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉलस्टाफ किस वर्क में देखे गए हैं शेक्सपियर के। तो वैसे ही मिसेस नेल क्विकली जो हैं वो हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5 एंड द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर में देखी गई हैं, ठीक है। पुअर पेरडू, ये कॉर्डेलिया यूज़ करती हैं ये वर्ड, और ये दिखाती हैं कि ये कितनी काइंड हार्टेड है ये, कि इनको किसी पे दया का भाव आ रहा है, ठीक है। कॉर्डेलिया बोलती हैं पुअर पेरडू। किंग लियर में है कॉर्डेलिया का कैरेक्टर, याद होगा आपको। ओथेलो कंपेयर्ड टू द गार्डन ऑफ ईडन इन जेनेसिस। तो ओथेलो जो वर्क है उसे कंपेयर किया जाता है विद द गार्डन ऑफ ईडन। मैं बताती हूँ कैसे। गार्डन ऑफ ईडन, चलो अगर आपने नहीं भी, आपको पता होगा, आपने पैराडाइज लॉस्ट का थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा, तो उसमें भी ये है ना कि गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव बहुत हैप्पीली रह रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। फिर सेटन जो होता है उसको ऐसा लगता है कि गॉड ने देखो एडम और ईव के लिए कितनी अच्छी जगह बनाई है, और सेटन को कहाँ हेल में डाल दिया है। तो फिर सेटन ईव को टेम्प्ट करता है। सेटन जाते हैं और ईव को ये बताने लग जाते हैं कि उस ट्री का अगर फ्रूट आप खा लोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी, और मुझे जो इतना सब कुछ पता है वो इसलिए पता है क्योंकि मैंने उस ट्री का फ्रूट खाया हुआ है ना। तो ऐसे ऐसे करके वो ईव को टेम्प्ट करते हैं, और फिर ईव भी उस फ्रूट को फाइनली खा लेती हैं। द थिंग इज़, आप फोकस इस पर करो कि टेम्प्ट किसने किया। जब आपको कोई बार बार कोई चीज़ बोलेगा तो आपके दिमाग में वो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं दिमाग में लग आ जाती है चीज़ की, यार शायद, है ना। तो सेटन जो है वो ये चीज़ ईव के साथ करते हैं, और ओथेलो में यही चीज़ आयागो करते हैं, है ना। ओथेलो में यही चीज़ कौन करते हैं? आयागो करते हैं। बार बार ओथेलो को बिलीव करवाते हैं कि डेस्डेमोना अनफेथफुल है ना। तो या फिर आ जाओ हैमलेट पे। हैमलेट को टी.एस. इलियट ने बोला था कि इट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर एंड इट इज़ द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। ये बहुत रिपीटेड फैक्ट है, बहुत, मतलब ये हर एक सीरियस एस्पिरेंट को पता होगा। द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसको बोला है? हैमलेट को बोला है। हैमलेट वर्क याद है ना, जिसमें हैमलेट के पापा, जिनका नाम भी हैमलेट ही था, उनको क्लॉडियस ने मार दिया था, है ना, बाय पॉइजन करके, और उनकी मदर ने फिर उनसे शादी कर ली थी, और फिर वो सारी स्टोरी, राइट। सो हैमलेट क्या है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट? एन आर्टिस्टिक फेलियर या मोनालिसा ऑफ लिटरेचर विच इज़ इंटरेस्टिंग बट नॉट अ वर्क ऑफ आर्ट। टी.एस. एलियट ने ये लिखा है। शेक्सपियर को स्टार ऑफ पोएट्स बोला था बेन जॉनसन ने। स्टार ऑफ पोएट्स बोला था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन भी आ जाएंगे जैकोबियन एज में, स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरीज थे ये दोनों, शेक्सपियर और बेन जॉनसन। कंटेम्प्रेरी समझते हैं, एक ही टाइम पे ये थे, ठीक है। आपको पता है शेक्सपियर जो थे वो एक्टर भी थे। उस टाइम पे राइटर्स से ज़्यादा वैल्यू एक्टर्स की होती थी, तो इसीलिए शेक्सपियर का फोकस भी ये था कि वो प्ले को स्टेज करवाएं, और लिखने पे इतना फोकस नहीं था। इसीलिए बाद में उनके जो फ्रेंड्स थे जो कि एक्टर्स भी थे, उन्होंने इनके जो प्लेस थे वो पब्लिश कराए थे इन द फर्स्ट फोलियो, जो 1623 में आया था। डेट भी याद रखना, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, है ना। तो हाँ ठीक है, शेक्सपियर वॉज द स्टार ऑफ पोएट्स अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन। हेनरी 5 को नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स बोला गया है।
एक्चुअली ये जो प्ले है ना, इसमें बहुत पेट्रियाटिक फील होता है, ठीक है, पेट्रियाटिज्म वाली एक थीम है इसमें, उस वजह से इसे नेशनल एंथम इन 5 एक्ट्स बोला गया है। फॉलस्टाफ, ये देखो, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2 एंड मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। अब देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया मिसेस नेल क्विकली, है ना, अब मिसेस नेल क्विकली भी इन तीनों में है, ठीक है, प्लस वो एक हेनरी 5 में भी है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, मोस्ट लविंग नियर फॉली, ठीक है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग। फेनिंग क्या होता है? फेनिंग होता है जब आप कुछ प्रिटेंड करते हो, है ना। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, मोस्ट लविंग मियरली मियर फॉली। फॉली मतलब एक तरीके से गलती, है ना। कौन बोलता है ये? एमियंस बोलते हैं इन एज यू लाइक इट। जॉर्ज सैम्पसन सेड जूलियस सीजर इज़ फाइन, कोरियोलानस इज़ एडमिरेबल, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज़ सुपर्ब। इन तीनों को देख के आपको कुछ और याद आया? मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ही रोमन प्लेज हैं। जूलियस सीज़र, उसमें ब्रूटस जूलियस सीज़र को मार देते हैं, है ना। फिर कौन स्पीच देते हैं? मार्क एंटनी। फिर वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, तो ये भी रोम में सेट है। और कोरियोलानस भी एक रोमन प्ले है। हर वॉइस वॉज एवर लो एंड जेंटल, एन एक्सीलेंट थिंग इन वुमेन। ये कौन बोलते हैं? किंग लियर बोलते हैं। ये फिर है द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट। ये बोलते हैं थीसियस। Theseus is a character in Midsummer Night's Dream. Tales from Shakespeare, ये चार्ल्स लैम्ब एंड मेरी लैम्ब ने लिखा है, ये आप पढ़ोगे भी बाद में, पर ये बेसिकली एक चिल्ड्रंस वर्जन है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन है शेक्सपियर के वर्क्स का। ट्वेल्थ नाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बताना रह गया था, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ कॉमेंट ऑन प्यूरिटन्स। ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। प्यूरिटन्स क्या होते हैं मैं समझा चुकी हूँ, एलिजाबेथन एज स्टार्टिंग से देखना। 1598 फ्रांसिस, पता नहीं यार एलिजाबेथन में समझाए थे मैंने कि उससे पहले, पर मैं बात कर चुकी हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 1598 फ्रांसिस मियर्स ने फर्स्ट क्रिटिकल अकाउंट लिखा ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स। किसने लिखा? फ्रांसिस मियर्स ने। विलियम शेक्सपियर अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स बाय एडवर्ड चेम्बर्स। विलियम शेक्सपियर का एडवर्ड चेम्बर्स ने लिखा था स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो एक इनकम्प्लीट वर्क है। ये कैरेक्टर भी याद कर लेना यार, एंटनी ऑक्टेवियस मैंने आपको बताए थे, लेपिडस भी याद कर लेना, जूलियस सीजर में है। रोमियो एंड जूलियट आर इंस्पायर्ड बाय मैटियो बेंडेलो, इटली। इटली के राइटर थे मैटियो बेंडेलो। अच्छा, कभी आपको ऐसा आ जाए ना पेपर में कि रोमियो एंड जूलियट वाज इंस्पायर्ड बाय मैटियो बेंडेलो ओनली, या ऐसा कुछ, तो तब वो गलत हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, ओनली नहीं होता, कई, जैसे जो अभी जितने भी प्लेज, जितने भी तो नहीं, पर कई प्लेज में ऐसा होता है कि राइटर्स का इंस्पिरेशन कई जगहों से हो सकता है। जैसे रोमियो जूलियट है ना, इनका भी इंस्पिरेशन मोर देन वन प्ले से है, पर हम सारे कवर नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब ऐसा ध्यान रखना पेपर में कि रोमियो एंड जूलियट वाज इंस्पायर्ड बाय मैटियो बेंडेलो, ये एक इटालियन राइटर है, मैटियो बेंडेलो।
टेम्पेस्ट को मैजिकल स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है। जो स्वान सॉन्ग होता है ना, स्वान सॉन्ग, इट मीन्स एक बेसिकली एक फाइनल तरह का परफॉर्मेंस, एक फाइनल प्ले जो रिटायरमेंट से पहले, मतलब आप नहीं लिखोगे, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे कोई और कारण हो, तो वो फाइनली मतलब लास्ट प्ले होगा, तो इसको मैजिकल स्वान सॉन्ग बोला जाता है टेम्पेस्ट को। फिर है किस्मी केट। किस्मी केट इज़ द सोर्स में, किस्मी केट का जो सोर्स है वो है द टेमिंग ऑफ द श्रू। इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, किस्मी केट का जो सोर्स है वो है द टेमिंग ऑफ द श्रू। कॉस्टार्ड एक कैरेक्टर है इन लव्स लेबर्स लॉस्ट। शेक्सपियर की कुछ प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस कहा जाता है। प्रॉब्लम प्लेस वैसे आप सर्च कर लेना, पर वैसे ये जो टर्म है ये ज़्यादातर बाद में आएगी जब आप जीबी शॉ के प्लेस पढ़ोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम प्लेस की बात आती है, जीबी शॉ के प्लेस, सॉरी। सम शेक्सपियरियन प्लेस वर कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेस बाय एफ.एस. बोअस। प्रॉब्लम प्लेस क्या होते हैं? सम शेक्सपियरियन प्लेस वर कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेस बाय एफ.एस. बोअस। प्रॉब्लम प्लेस वैसे जब आप देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट, जैसे जब मैंने पहली बार पढ़ा था प्रॉब्लम प्लेस के बारे में, तो पढ़ा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जब उनके बारे में पढ़ा था। तो अब आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा, जीबी शॉ का कोई भी वर्क पढ़ा होगा, तो आपको इतना पता होगा कि जीबी शॉ ना जो भी सोशल इश्यूज होते थे ना, उनको पिकअप करते थे और उनके बारे में बात करते थे, रियलिटी को सामने लाते थे। जैसे अगर आर्म्स एंड द मैन है जीबी शॉ का एक वर्क, तो उसमें वो बताते हैं कि सोल्जर्स का जैसा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है इन सोसाइटी, मतलब उस टाइम पे जैसे किया जाता था कि मतलब सोल्जर्स को हीरो लाइक दिखाया जाता था। फिर उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया अपने प्ले में जहाँ पे सोल्जर्स को ह्यूमन दिखाया गया है कि वो भी ह्यूमंस की तरह ही हैं, है ना। दे आर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द कंट्री, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो वो चीज़ जो है वो उन्होंने उस प्ले में बताई है। फिर तो वैसे ही शेक्सपियर ने भी कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में बात की है अपने प्लेस में, और उन प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं, और ये टर्म एफ.एस. बोआस ने दिया था शेक्सपियरियन प्लेस को। जूलियस सीजर में एक बहुत फेमस लाइन है, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। वेलियंट जो ब्रेव होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार उनकी डेथ होती है, बार बार नहीं होती, ठीक है। जो कॉवर्ड्स होते हैं उनकी बार बार होती है ना, इन द सेंस वो बार बार डर जाते हैं, तो वही वाला चीज़ ना कि डर गए तो मर गए। विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ हैव ओनली हीरोइंस नो हीरोज़, ये कहा था जॉन रस्किन ने। अब ऐसा है, देखो इस लाइन का लिटरल मतलब नहीं है कि ओनली हीरोइंस नो हीरोज़। आप कितनी कॉमेडीज़ का एग्जाम्पल मुझे दे दोगे जहाँ पे हीरोइंस भी हैं हीरोज़ भी हैं? ट्वेल्थ नाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वायला भी हैं, सेबेस्टियन भी हैं, है ना, ड्यूक अर्सिनो भी हैं। पर कहने का मतलब ये है कि जो हीरोज़ का कैरेक्टराइजेशन है ना, हीरोज़ को बहुत पावरफुल नहीं दिखाया है, हीरोइंस को दिखाया है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं जॉन रस्किन कि विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हैव ओनली हीरोइंस नो हीरोज़, ठीक है। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, मैंने आपको बताया था कि किसने पब्लिश किया था। तो उनके जो दो फ्रेंड्स थे। 36 प्लेज हैं, जो दो इंक्लूडेड नहीं है उनके नाम याद रखो, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, द टू नोबल किन्समैन। एकदम से याद आना चाहिए था। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर में क्या बताया था मैंने, कन्फेसियो अमेंटिस सोर्स है, इसीलिए जॉन गोवर विल अपीयर एज अ कोरस। द टू नोबल किन्समैन में क्या बताया था, किन्समैन रिश्तेदार, दो कजिन्स, आरसाइट एंड पैलामोन, ठीक है, दे फॉल इन लव विद द सेम गर्ल, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो। द सी एंड द मिरर, अ कॉमेंट्री ऑन विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। या फॉर सम रीज़न ना ये जो सी वर्ड है ना, इसी से थोड़ा सा इंट्यूशन सी आती है कि टेम्पेस्ट के बारे में होगा, क्योंकि टेम्पेस्ट में स्टॉर्म आई थी सी में, कितना प्ले का सेटिंग एक आइलैंड पे है ना। तो द सी एंड द मिरर, अ कॉमेंट्री ऑन विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट।
आइड्स ऑफ मार्च जूलियस सीज़र में जब वो सूदसेयर होते हैं जो उनको जो बताते हैं ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उन्होंने वॉर्न किया होता है जूलियस सीज़र को अबाउट द आइड्स ऑफ मार्च। आइड्स ऑफ मार्च एक तरह की डेट है अकॉर्डिंग टू द रोमन कैलेंडर, पर ये टर्म याद रखना आइड्स ऑफ मार्च, ये इम्पॉर्टेंट है। आइड्स ऑफ मार्च को उनकी डेथ होनी थी, ठीक है, जूलियस सीज़र की। सो दैट is pretty much it from my side for शेक्सपियर। फाइनली शेक्सपियर कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं अपनी तरफ से। कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बता देती हूँ। बहुत सारी बातें मैंने करी हैं, काफ़ी कुछ आपको बताया शेक्सपियर के बारे में। फिर भी अभी जिन लोगों के पास टाइम कम है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, पर प्लीज़ जो लोगों के पास थोड़ा भी टाइम है ना, मेरी अभी बात सुन लो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कई बार ना रिमाइंड कराना पड़ता है बार बार। क्या होता है ना, जब हम एस्पिरेंट फेज़ में होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, है ना। तो दिल करता है बस वो भी नोट्स में लिख लें, वो भी नोट्स में लिख लें, सब कुछ नोट्स में लिख लें। बस एक चीज़ है कि आप लिखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर यह है कि जितना मैंने कराया है, अगर आप मुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हो पहले वो कर लो। अगर आपको ये लगे कि हाँ बस ये शेक्सपियर मेरा तैयार हो गया है, जितना भी मेरे से आपने पढ़ा है बस तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया उसमें से नॉलेज बेसिस पे जो क्वेश्चंस होने हैं वो आप कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको याद ही नहीं हो रहा, और याद करने का मतलब ये नहीं है कि अभी याद किया और कल आपने टेस्ट लिख दिया और देखा कि आपको याद है कि नहीं याद है। और टेस्ट भी मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करती, कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो रादर देन टेस्ट्स। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएं, आपने एग्जॉस्ट कर दिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आप उस पर जाएँ, सॉरी स्टेट सेट्स पे फिर जा सकते हो, ठीक है। पर फिर वही है ना, हर स्टेट सेट का भी अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कोई इंडियन से ज़्यादा पूछेंगे, कोई मॉडर्न से ज़्यादा पूछेंगे, अलग अलग इंक्लिनेशंस होती हैं। अगर आप थोड़ा देखेंगे ट्रेंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी को फिर आप उस हिसाब से जज नहीं कर सकते कि आप स्टेट सेट आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर कर रहे हो मेरे पास, तो आप यूजीसी नेट के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। यूजीसी नेट के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तब आपको टेंशन होनी चाहिए कि नहीं हो रहे। और फिर क्या है कि एक बार आपके क्वेश्चंस हो गए, इतना टाइम नहीं होता यार, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप पहले तैयारी करो, फिर आप मतलब बेयर मिनिमम पढ़ाई करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसके बाद अपने नोट्स एक्सपेंड करो, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता। आप अगले दिन शायद सॉल्व कर लोगे, महीने बाद ये भी उड़ जाता है दिमाग से, याद नहीं रहता, बार बार याद करना पड़ता है। तो एक जेंटल रिमाइंडर है कि पहले आप ये याद कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर एक्सपैंड करते रहना यार। मैं आपको लिटरली जितना पढ़ाया उससे डबल पढ़ा सकती हूँ, और फिर बाद में ये बोल भी सकती हूँ कि देखो ये मेरे नोट्स से आया, ठीक है। खुशी तो होती है यार, मैं कोशिश तो करूँगी कि हाँ मेरे नोट्स में से आए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझती हूँ कि स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड टाइम है, और दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, सब कुछ याद नहीं हो सकता, ठीक है। पर ये कोशिश करो कि जितना याद है उससे आप बेस्ट डिराइव कर सको। वो रिविजन, मतलब ये इतना एक तो क्लीशे हो गया ना, क्योंकि इतनी बार बार आप सुनते हैं, पर ये बहुत ट्रू है यार, बहुत ट्रू है। रिविजन इज़ द की, तो रिविजन करते रहो। और बस यही बोलना है मुझे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।